नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर देवेंद्र मन्याल, जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू की है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ पाएगा जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है? आपको क्या लगता है? धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले तो अगर मैं भारत तोड़ो यात्रा की बात करूं, उसको लेके राहुल जी को एक मान लीजिए लॉन्चिंग पैड एक उन्होंने बनाने की कोशिश की कि राहुल जी को लॉन्च करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा, भारत ने देखा, दुनिया ने देखा जी, तो एक फ्लॉप शो रहा। और भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत कई वर्षों से जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है भारत को जो है जब तक न्याय की बात है, जो अभी रीलॉन्च किया जा रहा है इस उम्र में और इतने वर्षों बाद भी, जिस पार्टी को अपने एक युवा नेता जिसको कहते हैं, वो पहली बार सुना है कि 50 साल के युवा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उनको अभी भी राजनीति में लगभग कितने वर्ष होने के बाद भी रीलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी अपने साथ न्याय करे, राहुल जी के साथ न्याय करे। भारत में न्याय हो रहा है, देश में सभी वर्गों के साथ न्याय हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा। पहला शो इनका फ्लॉप रहा जी, दूसरा जो अभी ये सेकंड इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की जनता इनको जवाब देगी और ये रीलॉन्च करने से पहले ही मुझे लगता है ये एक फ्लॉप शो है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले की और अब की परिस्थितियों में थोड़ा फर्क है। अब INDIA अलायंस बना है, बाकी भी संगठन जो है कोशिश करेंगे कि रीलॉन्चिंग में, राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग में वो भी अपना सहयोग करेंगे। मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं पिछली भारत जोड़ो यात्रा, इसमें ये अंतर जरूर रहेगा। विनोद जी, भारत तोड़ो यात्रा के बाद चुनाव हुए, 3 प्रदेश जो बड़े महत्वपूर्ण प्रदेश थे, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां राहुल जी कहते थे कि हम जीते हुए हैं, वहां कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहां बीजेपी नहीं आ सकती। MP में तो हमारी सरकार फिर से आएगी, राजस्थान तो हमारे पास है ही। इंडी अलायंस बनने के बाद भी जो गठबंधन बना जो विपक्ष का, उसके बाद भी ये जो इन्होंने एक दिखाया कि हम सब इकट्ठे हैं, बैठकें भी की, आपने देखा मुंबई में 5 स्टार में बैठक की, दिल्ली में बैठकें की, उसके बावजूद भी आप अगर देखिए रिजल्ट्स, प्रचंड बहुमत से 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो मुझे नहीं लगता, पूरा देश देख रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है। ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका यही नुकसान होगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि रीलॉन्च जो किया जा रहा है, इसका इनको नुकसान होगा और हमें प्रचार करने की मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता कम पड़ेगी, क्योंकि राहुल जी हैं। जब तक राहुल बाबा जी है तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता और कहीं ना कहीं हमें इसकी मदद मिलेगी और आने वाले लोकसभा में राहुल बाबा और हमारी जो है वो मदद करेंगे। डॉक्टर मन्याल, ये जो 3 राज्यों में आपने प्रचंड बहुमत की बात की है, कांग्रेस का ये कहना है कि EVM से भारतीय जनता पार्टी जीती है और अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 16 देशों ने EVM बंद कर दिया, जिन्होंने EVM शुरू किया था। अब EVM के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत रही है, ये आरोप कांग्रेस का है। देखिए, हिमाचल में बीजेपी नहीं जीत सकी, तो वहाँ कोई EVM का इशू नहीं आया। कर्नाटका में बीजेपी नहीं जीती, वहाँ EVM का इशू नहीं आया। तेलंगाना में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनी, वहाँ EVM का इशू नहीं आया। जहाँ जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ वहाँ EVM की बात आती है, वहाँ वहाँ EVM के साथ छेड़छाड़ की बात आती है। ये कांग्रेस का, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जब कोई इशू नहीं है, वो किस इशू पर मोदी जी को घेरें, भारतीय जनता पार्टी को घेरें, तो कहीं ना कहीं सारा ठीकरा जो है अपनी हार का वो EVM पे फोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोग इतने अवेयर हैं विनोद जी, दुनिया अवेयर है और कई सारी एजेंसियाँ इसमें काम करती हैं चुनावों में, आपने देखा होगा, चाहे वो देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई EVM के साथ कोई छेड़छाड़ या EVM को आप दोष दे सकते हैं। तो अगर देखिए, टू बी वेरी फेयर, अगर आपने EVM की बात करनी है तो आप तेलंगाना में क्यों लगाते हैं EVM, आप कर्नाटका में क्यों लगाते हैं EVM,
आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप हिमाचल एमपी में जीत जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे, और राजस्थान तो आपके पास था ही, तब आपने ईवीएम के बाद बात नहीं की। आप चुनाव से पहले बात करें, चुनाव से पहले कहीं ईवीएम मत लगाएं, उसके बाद बात बनती है। कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं का जो ठीकरा है वो ईवीएम पे फोड़ते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, और ये अब से नहीं है, 2014 से ऐसा चलता आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम को जो है उसको दोष दिया जाता है। ये न्याय यात्रा की जो टर्मिनोलॉजी है, इस पर फोकस किया जाए तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आपने मनमानी करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में 141 सदस्यों को निष्कासित कर दिया सत्र के लिए, ये न्याय उनके लिए भी है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल दिया, जो पैनल बनता था जिसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता था, उसको लेकर के वो कहते हैं ये न्याय हमने लेना है। देखिए, यहाँ तक उनको निलंबन का सवाल है एमपीज़ का, तो आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, पार्लियामेंट के अंदर, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, एक हुड़दंग मचाया गया। और जनता के काम, गरीबों के लिए जो बिल पास करने थे, कुछ वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करनी थी, चाहे वो ओबीसी का मसला था, ऐसे कई सारे इशू थे। क्योंकि एक ये लास्ट एक सेशन था इलेक्शन से पहले, तो कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम थे उनको अपने बिल पास करके वो सारे काम शुरू करने थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरी सत्र में, देखिए इससे पहले भी जब चुनाव से पहले एक आखिरी सत्र आता है तो बड़ा एक अच्छा सा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में सब बात करते हैं। हमने अडवाणी जी के, अटल जी के टाइम में देखा है, हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम में देखा है कि चुनाव से पहले जब आखिरी सत्र होता है उसमें सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाता है, सरकार की कमजोरियों को भी गिनाया जाता है। लेकिन आप उस पर चर्चा ना करके हुड़दंग मचाते हैं, हो हल्ला करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके वहाँ राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनका आप शरेआम मजाक करते हो, और आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनका वीडियो बनाता है, उनकी आप मिमिक्री करते हो। ये कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी दर्शाता है। चाहे वो राहुल जी की बात है, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बात है कि 6-6, 7-7 बार चुन के आए हुए कांग्रेस के नेता उस हॉल के बाहर बैठे हुए थे और राहुल जी उनकी वीडियो बना रहे थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते थे कि दे हैड टू बी सस्पेंडेड फॉर द सेशन, क्योंकि काम करना था। और आपने देखा काम भी हुए, बहुत सारे काम हुए, बहुत से अटके हुए बिल जो है वो निकले। और मुझे कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई भी किया कि क्यों उनको हमने बाहर निकाला है। उनका ये कहना है कि जानबूझ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बाहर निकाल करके ये बिल पास करवाए, खासतौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड बिल था। देखिए, हम लोग मेजॉरिटी में हैं लोकसभा में, वो विपक्ष जो है उनके पास आंकड़ों के अगर बात करें उनके पास नंबर ही नहीं है। लोकसभा में हमारा बहुमत है, राज्यसभा में जो हमारे बाकी सहयोगी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो वो अभी बिल्कुल 5 साल के बाद आखिरी सत्र में उनको ये बात में ध्यान में आई कि हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। तो ये पिछले सत्र में ये बात आई थी, आपने भी देखा होगा, जब वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ये बात आई थी, इस पर चर्चा करेंगे। और अमित शाह जी ने बार बार खड़े होकर ये बात कही कि आप चर्चा करें, आप बात करें, आप बहस करें, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन बहस करने की बजाय उन्होंने वहाँ शोर मचाना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनको लगा होगा कि ये शायद काम में जो है ये एक अड़चन पैदा करते हैं, बिल नहीं पास होने देंगे। तो वो उस वक्त के हालात को देखते मुझे लगता है स्टेप लिया गया होगा। जिस तरीके से 2 लोग लोकसभा में घुस जाते हैं, ये सिक्योरिटी का चूक नहीं है, ये आप मानते नहीं है? और जो सदस्य इस पर आवाज उठाते हैं, आप उनको उठा के बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, ये मनमानी नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है? देखिए, पहले ही दिन विनोद जी, अमित शाह जी, हमारे माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने खुद उनकी स्टेटमेंट थी कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये एक विचार करने योग्य बात है कि किस तरह से वो उनकी एंट्री हुई। और आपने पेपर में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में भी आया। प्रधानमंत्री जी की पहली स्टेटमेंट ये थी कि ये एक गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ है उसके पीछे जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, कार्रवाई हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बात सुने, कोई बात बहस करे, उस पर डिस्कशन हो तो जो रूलिंग पार्टी है वो जवाब देती है। लेकिन एक ही तरीका अपनाया था कि वेल में आना है और शोर शराबा करना है, और ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुननी है और ना ही आदरणीय होम मिनिस्टर की बात सुननी है। वहाँ बात हुई
उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री जी ने लाइव चैनल में कहा कि ये गंभीर मुद्दा है, हम इसे एक सिक्योरिटी लैप्स मानते हैं और इस पर जो है इंक्वायरी होकर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन अगर सांसद भारतीय जनता पार्टी का ना हो करके किसी और पार्टी का, खासतौर पर कांग्रेस का सांसद होता जिसने पास दिए होते, तो आपने तो उसको आतंकवादी करार देना था। आपने अपने संसद पे कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, जब हमने ये बात की कि इंक्वायरी होनी चाहिए उस पर, जी। उसमें पूछताछ हुई है, जो उसकी मुझे विस्तार में जानकारी अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इंक्वायरी हुई है और जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे भी बात हुई है। जी। कहीं ना कहीं ये पता कराने की कोशिश की गई है और वो लोग हिरासत में भी हैं, उनके साथ जो बाकी लोग जुड़े थे वो भी हिरासत में हैं, उस पर इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो सब जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लास्ट सत्र था, एक उम्मीद थी पहाड़ी ट्राइब को कि उनको एसटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन हो नहीं पाया। वो निराश है। हो सकता है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है लोकसभा के चुनावों में। देखिए, हो सकता है किसी कारणवश डिले हुआ होगा, लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ, हम भी आश्वस्त हैं। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और पहाड़ी जो कबीला है कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी उनको एक प्रॉमिस था और हमारे गृह मंत्री का भी ये उनको एश्योर किया था कि हम आपको देंगे। कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण वो अभी डिले हो गया, लेकिन हम भी हम आश्वस्त हैं कि ये जो उनको न्याय मिलेगा, जो उनकी एसटी की डिमांड है वो पूरी होगी। आप देखिए 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मसला जो है हल हो जाएगा। मनियाल साहब, भी एक और भी गुंजाइश बकाया है कि आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी इनको एसटी का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि बिल जो है लोकसभा में टेबल्ड हो चुका है। जी, देखिए, अभी सरकार क्या उस पर निर्णय करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री क्या निर्णय करते हैं, आप जैसे सुझाव दे रहे हैं वो एक लीगल प्रोसेस है, वो तो सरकार भी जानती है किस तरह से फ़ायदा दिया जा सकता है। अभी समय है, अगर अप्रैल मई में चुनाव होते हैं उससे पहले 2-2.5 महीने का समय हमारे पास है। सरकार किसी भी तरह से फैसला लेके तो अगर इस माध्यम से कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से देना है बेनिफिट उनको, तो दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिस कारण वो डिले हुआ, लेकिन हम ऑनेस्टली हम कह रहे हैं, जो हमें भी ये बात कही गई है और कन्वे की गई है कि पहाड़ियों को, पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी। डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक अब जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की, वो 2.5 हो गई हैं। एक आधी इधर आ गई, आधी उधर चली गई है। उस जो खास सीट बनी है अनंतनाग पुंछ राजौरी वाली, उसमें ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते थे पहाड़ी। उसको लेकर के अब आपने फिलहाल नहीं दिया है एसटी का दर्जा, तो क्या स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी इख्तियार कर रही है कि वो सीट भी हम जीत सकें? देखिए, ये कुछ एनसी कांग्रेस के लोग हैं जो उसको 2.5 करते हैं। हम जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानते हैं, जम्मू और कश्मीर हमारा है। ठीक है, एनसी के लोग कहते होंगे कश्मीर उनका है, जम्मू हमारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर हमारा है। वो हमारा जो उस तरफ का इलाका है जहाँ पे पहाड़ी लोग भी हैं, गुज्जर बकरवाल भी है, बाकी लोग भी हैं, वहाँ पे लगभग 10 से 12% हमारा हिंदू वहाँ भी कम्युनिटी है, वो भी वहाँ पर है। एक डिलिमिटेशन के बाद कहीं ना कहीं उनके साथ ये इंसाफ करने की ज़रूरत थी कि एक टोपोग्राफी अगर देखें, आप ज्योग्राफिकली देखें, बहुत बड़ा एरिया बन रहा था पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उन लोगों को जस्टिस देने के लिए एक अलग से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको बनाया गया है। और आपका कहना सही है कि पहाड़ी जो कबीला है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आने वाले चुनाव में। और मैं आपको ऑन कैमरा ये बात कहता हूँ कि पहाड़ी कबीला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जीत भी दिलाएगा। इस बार हमारा टारगेट भी है कि जम्मू, रियासी, उधमपुर, डोडा के साथ साथ हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग है वो भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतेगी। मनाल साहब, व्हाट अबाउट जम्मू कश्मीर में ओएससी जो जिसको कहते थे पहले, ओबीसी में उनको ओबीसी में जब जो मैं बदला नहीं कहूँगा उनको कि उनको चेंज किया है कि वो ओरिजिनली इट्स ओबीसी ओनली, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री इट्स ओबीसी, लेकिन यहाँ 370 और एनसी कांग्रेस की सरकारों ने उनको ओएससी रखा। आज उनके साथ इंसाफ हुआ है और एक बहुत बड़ा तबका जो है कश्मीर में वो इस समाज का है। तो आप देखेंगे कि कश्मीर और बारामूला में भी, श्रीनगर और बारामूला में भी हमारे वहाँ कैंडिडेट होंगे, चुनाव भी लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि अच्छा एक वोट हमें मिलने की वहाँ से उम्मीद है। जीत हार का अभी मैं टू बी वेरी फ्रैंक हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादातर अभी हमारे जो वहाँ पे जो हमारे नेता हैं वो जो कुछ नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
एनसी और कांग्रेस को वहाँ टक्कर देने लायक हमारे पास आई वोट है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि अनंतनाग के साथ साथ बारामूला कश्मीर में भी हम सीट जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी वहाँ जीत जो है दर्ज कर सकती है। ओबीसी को आरक्षण पंचायत में दिया है और अर्बन लोकल बॉडीज में भी। जी। क्या ये आने वाले चुनाव में बेनिफिट दे सकते हैं? क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ा चंक है। जी, देखिए ये अभी जो इलेक्शन जो से डिले हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं चाहे यूएलबी का इलेक्शन था, चाहे पंचायत के इलेक्शन थे, जी। कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ रहा था और इस समाज की बहुत बड़ी डिमांड थी। लगभग 20% से ज़्यादा, 20-22% से ज़्यादा यहाँ भी वोटर था इस तरफ इलाके में। तो उनका एक डिमांड था कि कई वर्षों से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें पहले दर्जा दिया जाए, दर्जा मिला, अब उनको रिजर्वेशन दी जाए, अब रिजर्वेशन मिली। ये इस तरह की सारी बातें जो नोजी हो रही हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात है, चाहे वो ओबीसी देने की बात है, चाहे पहाड़ियों को एसटी देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से आज तक कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया और उसको डिलीवर नहीं किया। आज ही जो आपने पेपर में पढ़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी को यूएलबी में पंचायत में रिजर्वेशन दी जाएगी, और आने वाले समय में असेंबली के चुनावों में भी जो ओबीसी है उसको हमने भी डिमांड की है, समाज ने भी डिमांड की है कि ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन जो है वो दी जाए असेंबली चुनाव में। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस रिव्यू पिटीशन दायर करने जा रही है जो 370 को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक डिसीजन दिया था और जिसको सबने माना भी था, लेकिन अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उसको रिव्यू के लिए पिटीशन दायर कर रही है। कैसे दिखते हैं आप मनियाल साहब? देखिए, कानूनी तौर पर तो मैं इतनी ज़्यादा गहराई से मैं जानता भी नहीं कि वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट से बचने के लिए और आने वाले चुनावों में एक मुद्दा रखने के लिए फारूक साहब उनके पूरे जो उनके दल के लोग हैं, बाकी दलों के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस बात को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर विनोद जी आज भी आप कश्मीर में जाएं, डल गेट में आप खड़ा होकर अपना कैमरामैन खड़ा करिए, आप लोगों से बात करिए, लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है, मोदी और बीजेपी 370 की कोई कश्मीर में भी बात नहीं करता। अब फारूक साहब की और उमर साहब की, महबूबा जी की यही एक जो एक मुद्दा रह गया जिसको बार बार उठाएंगे। 5 जजों की एक बेंच ने फैसला किया है। पहले जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने फैसला किया, उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो हुआ है सही हुआ है। 370 वाज ए टेम्पररी प्रोविजन, इट हैज़ बीन एब्रोगेटेड। मुझे नहीं लगता कि कानूनी तौर पर वी ऑनर एंड वी रिस्पेक्ट अवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है वो उनके ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कानूनी प्रक्रिया में अब कोई ऐसा कोई बचा होगा कोई प्रोविजन कि फिर से उसकी सुनवाई हो। लेकिन अगर होती है तो हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि सही काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। और आज से जम्मू ही नहीं, कश्मीर भी इस हक में है कि 370 जाने के बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई। मनियाल साहब, आपको लगता है कि ये सियासी जमातें कश्मीरी आवाम को मुगालते में रखना चाहती हैं? वो बार बार कहीं अभी भी हम स्ट्रगल रखेंगे, 370 को वापस लाने के लिए संघर्ष हमारा जारी रहेगा? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि एक सियासी मुद्दा, एक पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए आने वाले चुनावों में उसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं विनोद जी, वो अब इस बात को बिल्कुल कहीं जिक्र नहीं करते 370 का। क्योंकि आज अगर ओबीसी समाज को आपने देखा होगा पीएम विश्वकर्मा योजना में 3-3 लाख का उनको लोन मिलने वाला है, सिर्फ 5% इंटरेस्ट में। 15,000 रुपये का इक्विपमेंट मशीनरी के लिए पैसे मिलेंगे, ट्रेनिंग होगी, और कोई भी चाहे उसमें 18 साल से जो ऊपर होगा कोई भी प्रोफेशनल, उसको ये गवर्नमेंट इतनी मदद दे रही है। चाहे शिकारे वाला है, चाहे क्राफ्ट वाला है, चाहे आपको जो मैट जो बनाते हैं वो है, चाहे जो फिरन का काम करते हैं, लोहार, मोची, नाई, सबको गवर्नमेंट जो है इसमें अकोमोडेट कर रही है। और आज कश्मीर में भी जैसे मैंने पहले कहा कि मोदी और बीजेपी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। 370 दफन हो चुका है। अब मुझे कोई कहीं भी ये नज़र नहीं आता कि 370 का मुद्दा फिर से एक बार निकल के आएगा। डॉक्टर मनियाल, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि दबाया गया है, युवाओं को जेलों में बंद करके ये पत्थरबाजी बंद करवाई गई है डंडे के जोर पर। जो पत्थर उठाएगा विनोद जी, वो उसको तो अंदर करना ही पड़ेगा। जो भारत के खिलाफ बोलेगा उसको अंदर करना पड़ेगा। जो एंटी नेशनल एलिमेंट होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा मसद आलम जो ग्रुप है उसको बैन किया गया। कहीं ना कहीं गिलानी के जाने के बाद ये ग्रुप थोड़ा अपना असर उठाने की कोशिश कर रहा है। मसद आलम को छोड़ा भी आप ही के टेन्योर में गया था।
जी, देखिए अभी जो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने लिया है डिसीजन, वो कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी को देखते हुए और हालात ना बिगड़े उसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। तो ये एक संदेश है बाकी लोगों के लिए कि जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव नहीं होने से लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि सरकार और आवाम के बीच में बड़ा एक वेज क्रिएट हो चुका है। अभी आप भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा में जाएं, जी विनोद जी, किसी भी पंचायत में आप जाइए, वो कार्यक्रम को देखें, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और पंचायत लेवल पे ये यात्रा जो है आपके, हमने एक नाम भी मोदी जी ने दिया है, आपकी सरकार आपके द्वार और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। जी वहाँ आपके घर में गाड़ी आती है, जहाँ आपने किसी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा अगर नहीं लिया है तो ऑन द स्पॉट आपका, चाहे वो आधार है, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड है, चाहे आपका आभा आईडी है, चाहे आपका गैस का है, चाहे आपका PMAY का घर है, आपके घर में आके आपके डॉक्यूमेंट तैयार होंगे और किसी भी कैटेगरी को, चाहे वो महिला हैं, युवा हैं, उनका चाहे पेंशन का मसला है, बुजुर्गों का, ऑन दी स्पॉट उनको कार्ड मिल रहा है, उनको स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग ये इस इन कैंपों में शिरकत कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं। पार्टी के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मिलके उनका सहयोग कर रहे हैं। आज घर घर वो गाड़ी जा रही है और लोगों को सुविधाएं दे रही है। अगर ऐसा कुछ होता कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है तो मुझे लगता है कि लोग ना बाहर निकल के आते और ना ही इस यात्रा में अपना सहयोग करते। आज कोई भी समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, सब मिलके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं और लगभग लाखों की संख्या में जम्मू में और कश्मीर में लोगों ने इस यात्रा में जो है वो शिरकत की है। और आने वाले समय में 25 जनवरी तक ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हमने रिव्यू भी किया है कि जहाँ जहाँ ये गाड़ी नहीं जा सकी है बर्फ़ के कारण या कुछ, जैसे ही वहाँ मौसम ठीक होगा गाड़ी वहाँ जाएगी और लोगों को सभी सुविधाएं जो हैं घर तक दी जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड से, ब्यूरोक्रेसी के रवैये से लोग खुश नहीं है। देखिए वो एक बात थोड़ा सा नेचुरल है कि दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, जो वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। और एक ऑफिसर जो ऑफिसर है, ये टू बी वेरी फ्रैंक मैं एडमिट करूंगा इस बात को कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है, लोग थोड़ा सा उनसे नाराजगी जाहिर करते हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है अपने MLA से बात करने की, खुल के बात करते हैं और एक राइट से अपने हक से बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी में, अफसरशाही में देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो हमारे यहाँ की अफसरशाही है, हमारे जो मुलाजिम हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उसी का कारण है यात्रा भी हमारी जो सफल हो रही है। चाहे ग्राम सेवक से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जो हमारे हैं वो इस यात्रा में जा रहे हैं। तो कहीं थोड़ी बहुत शिकायतें भी रहती हैं, उनका भी निवारण हम साथ साथ ही करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी, जैसे आपने कहा, भी चुनाव हो जाएंगे और लोगों की ये शिकायत भी जो है वो दूर हो जाएगी। मिनाल साहब, अभी तक जो बहुत सारे इश्यूज थे एम्प्लॉइज़ के, जैसे डेली वेजेस का इश्यूज था, आशा वर्कर का इश्यू है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मार्च तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो वो नाराज़गी आपको नुकसान देगी? देखिए नाराज़गी नहीं है, कहीं ना कहीं क्योंकि अब जैसे अपना आशा की बात की है तो मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मेरे पास वो मिनिस्टर भी थोड़े दिन तक रही थी। आशाज की जो है, अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट से लेके 2006 से लेके अभी तक जो उनको बेनिफिट्स और इंसेंटिव मिले हैं वो बड़े हैं और इतने बड़े हैं कि आज वो अपना घर जो है वो चला सकती है। कहीं ना कहीं कुछ और डिमांड उनकी है, उस पर भी गवर्नमेंट गौर करेगी और डिमांड भी उनकी पूरी करेगी। डेली वेजेस बहुत बड़ा चंक है, वो नाराज हो गया तो नुकसान कर सकता है। डेली वेजेस को आप जानते हैं, अभी गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला था कि उनको ग्रेडिंग करके उनकी सैलरी जो है एनहांस करेंगे। जहाँ तक रेगुलराइजेशन का मुद्दा था, उनकी डिमांड रेगुलराइजेशन की है, उस पर बात सरकार देख रही है, LG साहब देख रहे हैं, उसमें देखेंगे जल्दी ही कुछ फैसला उसमें आएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का प्रेम जाग रहा है पाकिस्तान की तरफ। एक मरतबा फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान यानी कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर के पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है। जी, फारूक साहब का प्रेम, उन्होंने कुछ शायद टाइम फिक्स किया कि साल में 3 बार उन्होंने 4 बार पाकिस्तान का नाम लेना है और जब जब उनको कहीं शिकस्त मिलती है तो उनको पाकिस्तान याद आता है। मेरा विनोद जी एक ही सवाल है आदरणीय फारूक साहब से कि वो बताएं कि पाकिस्तान में मोदी जी किससे बात करें? नवाज शरीफ से बात करें, वो इमरान खान से बात करें,
वो आर्मी के जनरल से बात करें, ISI से बात करें, किससे बात करें, और अगर वो बात करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो वो बात होगी वो सिरे चढ़ेगी। आदरणीय अटल जी बस में बैठ के गए तो आपने कारगिल देखा, मोदी जी नवाज शरीफ जी के वहाँ गए, उन्होंने न्योता दिया और तो वो वहाँ गए, उनके घर में रहे, पाकिस्तानी खुश हुए, आपने पठानकोट कर दिया, आपने उड़ी कर दिया, कई सारे आपने किए, चाहे हमने भी उसको फिर जवाब भी दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की कैसे किया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम बात करेंगे और पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान एक, मैं तो कहूँगा टेररिस्ट कंट्री है, डिक्लेयर टेररिस्ट कंट्री है, उनके अपने हालात इतने बुरे हैं आज की दिया में कि वहाँ की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और POJK का एरिया जो हमारा जम्मू कश्मीर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है अवैध रूप से, वहाँ के लोग, मैं खुद ही ऐड करना चाहूँगा, आपने ये सवाल नहीं किया, लेकिन POJK के लोग आज मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। इसलिए फारूक साहब से मेरी विनती है, अगर उनको इतना ज़्यादा प्यार है वो जाएं, हम उनको रोकेंगे नहीं, बस से जाएं, जहाज़ से जाएं, बाई रोड जाएं, जैसे मर्जी जाएं, दे रहें वहाँ, जैसे पाकिस्तान में रहें। पाकिस्तान आज बात करने लायक नहीं है विनोद जी। आज हिंदुस्तान जो है आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है, उसमें पाकिस्तान जैसे देशों का कोई रोल नहीं रहेगा। ये मेरा मनियाल साहब, हंगर इंडेक्स में तो हम पाकिस्तान से बड़े नीचे हैं, नेपाल से भी, बांग्लादेश से भी। देखिए, इंडेक्स जो बनाते हैं ना आप लोग, ये एक कुछ एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि मोदी जी की सरकार में क्या गलत हो रहा है। उनको अच्छा कुछ दिखता नहीं है, काला चश्मा पहन के वो आते हैं। ये डाटे और फिगर जो उनकी तरफ से आते हैं, आप उनकी बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, आप इंडस्ट्री की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, किसी भी आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर जगह है, हर जगह आज हिंदुस्तान जो है वो ऊपर जा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी ने कहा है कि मेरी तीसरी पारी में हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड की तीसरी इकॉनमी होगा, और वो होगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो होता भी है। मनियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।